हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। पिछले वीडियो में बच्चों हमने पाठ 10 को पूरा पढ़ा, जीवों में शोषण क्या होता है उसको अच्छी तरह से समझा और पूरी तरह से उसको ख़त्म किया। आज हम इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए बिना विलंब से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? तो आपको पता है जब कोई धावक दौड़ता है तो उसके शरीर में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अधिक ऊर्जा के लिए हमारी कोशिकाओं में क्या होता है, अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो अधिक ऑक्सीजन के लिए हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, गहरी सांसें लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अधिक मात्रा को पूरा करने के लिए हम अधिक सांसें लेते हैं, गहरी सांसें लेते हैं, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन की अधिक मात्रा भोजन के टूटने की गति को तेज करते हैं और हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए जब कोई धावक दौड़ता है तो उसे सामान्य से अधिक गति तक सांसों लेने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच में अंतर बताइए। तो आप अंतर बताएंगे वायवीय और अवायवीय। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच में समानताएं और अंतर बताना है। समानताएं क्या है, देखिए, वायवीय और अवायवीय दोनों श्वसन से ही हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, समानता हुई, दोनों श्वसनों में हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, होगी समानता है। अब अंतर करते हैं। अंतर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वायवीय श्वसन के अंत में बनते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, ये अंतर हो गया। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये अंतर हो गया। तो समानता क्या हुई, दोनों ही श्वसनों में हमें क्या होती है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि अंतर क्या हुआ, वायवीय श्वसन में हमें अंतिम उत्पाद मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और साथ में वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मिलती है, जबकि अवायवीय श्वसन में हमें अंतिम उत्पाद मिलते हैं अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 भी हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है? तो प्रश्न नंबर 3, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है, ये सबका जनरल सा क्वेश्चन रहेगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा। अब छींकना क्या होता है, आपको पता है, छींकते हम क्यों हैं। अब नाक में अगर हमारे अवांछित धूल कण चले जाए ना, यानी धूल कण हमारे नाक में चले जाए, तो उसको हटाने के लिए एक विधि है छींकना, उसको बोलते हैं हम छींकना। तो छींक इसलिए आती है जब हमारे नाक में धूल कण चले जाते हैं, तो उसको, ताकि हमारा शरीर उसको बाहर फेंक सके, इसलिए हमें छींक आती है। अब छींक आने की प्रक्रिया क्या है, देखिए, जब धूल के कण हमारे नाक में प्रवेश करते हैं तो हमारे दिमाग में यह संदेश पहुंच जाता है कि नाक में धूल आ गई है। फिर हमारा दिमाग यानी मस्तिष्क छींकने की शुरुआत करने के लिए हमारी नासिका के एक भाग को आदेश देता है, और छींकना एक प्रकार का रक्षा तंत्र है जिसका उपयोग हमारे शरीर में किया जाता है। तो इस प्रकार हमें छींकें आती है। उम्मीद है ये भी समझ आया होगा आपको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, 3 प्रश्नलियाँ लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भरिए, इन्हें A, B, C द्वारा चिन्हित कीजिए। प्रश्नली A में एक घोंगा रखिए, B में एक जलीय पौधा रखिए और C में एक घोंगा और पौधा दोनों रखिए। अब किस प्रश्नली में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या सांद्रता ज़्यादा होगी, ये हमने देखना है। A में, B में, C में। तो A में सिर्फ एक क्या है, घोंगा है, B में है जलीय पौधा। अब जीव जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ये सभी को पता है, परंतु जब पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पौधे जब सांस लेते हैं तो वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जब वो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया करते हैं तब वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। तो प्रश्नली A में घोंगा, तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे घोंगा है जो केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और ऑक्सीजन लेगा, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। और B में क्या है, एक पौधा है और एक घोंगा है। B में एक जलीय पौधा है। अब जलीय पौधा है तो आपको पता है जलीय पौधा भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, परंतु जब सूर्य के प्रकाश में होता है तो वह अपना भोजन बनाता है, उस दौरान वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है।
तो इस प्रकार क्या करेगा, वो भोजन बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लेता रहेगा। इस प्रकार वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम रहेगी। तीसरा है जिसमें आपका घोंघा भी है और पौधा भी है। तो घोंघा और पौधे में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ हिस्सा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें कम रहेगी। तो इस प्रकार जो है ए में अधिक होगी और बी और सी में कम रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। अब चलिए आगे प्रश्न नंबर 5 की तरफ। सही पर टिक का निशान लगाना है हमने। ठीक है, जो सही होगा हमने टिक करना है उसको। ठीक है, तो इसके उत्तर देखते हैं। अभी पहला है, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है। मैंने आपको बताया था जब पढ़ा चैप्टर, तो तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है कहाँ से, फेफड़ों द्वारा नहीं, क्लोमों द्वारा नहीं, श्वास रंध्रों द्वारा हाँ, त्वचा द्वारा नहीं। तो तिलचट्टों में शरीर में वायु प्रवेश करती है श्वास रंध्रों द्वारा। चलिए ख की तरफ बढ़ते हैं। ख है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारे टांगों में जिस पदार्थ के संचयन से ऐंठन पैदा होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, लैक्टिक अम्ल जी हाँ, लैक्टिक अम्ल के द्वारा, अल्कोहल से नहीं, जल से नहीं, तो वह है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जब पैदा होता है उससे हमारे मांसपेशियों में ऐंठन होती है। चलिए ग की तरफ। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होगी, 9 से 12 मिनट, 15 से 18 मिनट, 21 से 24 मिनट प्रति मिनट या 30 से 33 प्रति मिनट। तो एक सामान्य जो व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति और आराम अवस्था में है, तो उसमें श्वास लेने की श्वसन दर होती है 15 से 18 मिनट, 15 से 18 टाइम प्रति मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न इसके घ की तरफ। उच्च श्वसन के समय यानी जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं उस समय पसलियाँ क्या करती हैं, बाहर की ओर फैलती हैं, बाहर की ओर गति करती हैं। नंबर 2 नीचे की ओर गति करती हैं। नंबर 3 ऊपर की ओर गति करती हैं। या नंबर 4 बिल्कुल गति नहीं करती। तो मैंने आपको पढ़ाया था जब हम उच्च श्वसन करते हैं तो पसलियाँ हमारी क्या करती हैं, पसलियाँ हमारी नीचे की ओर गति करती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 भी पूरा हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। कॉलम मिलान करना है इस प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 का पहला है ईस्ट। ईस्ट किससे मिलेगा, केंचुआ, क्लोम, एल्कोहल, वक्स, गुहा, रंध्र, फेफड़े, श्वास प्रणाली। ये मिलेगा आपका एल्कोहल से। ईस्ट मिलेगा आपका एल्कोहल से। ठीक है, डायाफ्राम। डायाफ्राम कहाँ मिला, केंचुआ, क्लोम, एल्कोहल, वक्स, गुहा, रंध्र, फेफड़े और त्वचा, श्वास प्रणाल। तो डायाफ्राम मिलेगा आपका वक्स गुहा। ठीक है, उसके बाद है त्वचा। त्वचा कहाँ मिलेगी आपकी, त्वचा केंचुआ, क्लोम, एल्कोहल, रंध्र, फेफड़े, श्वास प्रणाल। त्वचा केंचुआ, केंचुआ लेते हैं त्वचा से सांस, तो त्वचा होगी केंचुआ में। ठीक है, उसके बाद पत्तियाँ। पत्तियाँ क्या आ जाएगी आपकी, क्लोम, रंध्र, फेफड़े, श्वास प्रणाल। पत्तियों में होते हैं रंध्र यानी छोटे छिद्र, तो ये रंध्र में। उसके बाद मछली, तो मछली में होते हैं आपके क्लोम। ठीक है, उसके बाद मेंढक। मेंढक में आएंगे आपके फेफड़े और त्वचा दोनों। ठीक है, तो इसमें ये बच गया, ये नहीं हो कहीं भी। तो इस प्रकार ये भी मिलान हो गया। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है सत्य असत्य बताइए। ठीक है, क अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। यह असत्य है, गलत है, क्योंकि अत्यधिक व्यायाम करते समय श्वसन दर बढ़ जाती है। ख पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है जबकि श्वसन केवल रात्रि में ही होता है। यह भी असत्य है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में नहीं होता, जब भी प्रकाश हो, अवेलेबल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे सूर्य का हो, चाहे वो रात में हो, चाहे दिन में, तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण होता है। नंबर 3 ग मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त फेफड़ों से भी सांस ले सकते हैं। बिल्कुल यह सत्य है। मैंने आपको बताया मेंढक त्वचा और फेफड़ों दोनों से सांस लेते हैं। अब चलते हैं घ की तरफ। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। ये भी गलत है। मछलियों को श्वसन कहाँ से होते हैं, क्लोम या गिल्स से, तो ये गलत है। ये भी समझ आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं चौ की तरफ। अंतः श्वसन के समय वक्स गुहा का आयतन बढ़ जाता है। बिल्कुल सत्य है। जब हम अंदर सांस लेते हैं तो वक्स गुहा फैल जाती है, उसका आयतन बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 7 भी आपको समझ आया होगा। अब इस चैप्टर का प्रश्न नंबर 8 उसकी तरफ चलते हैं।
प्रश्न नंबर 8 क्या है देखिए। प्रश्न नंबर 8 दिया उन्होंने, दी गई पहेली, हाँ, दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णात्मक अथवा संयुक्त अक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर से नीचे अथवा विकीर्ण में बनाए जा सकते हैं। तो श्वसन तंत्र तथा जीवों के नाम खोजिए। मतलब ये जो उन्होंने चार्ट दिया ना, इसमें किसी जीवों के नाम बनेंगे, वो नाम आपने या जीवों के या वस्तुओं के या चीज़ों के नाम बन सकते हैं, शरीर के भावों के नाम बन सकते हैं, वो किसी भी एंगल में बन सकते हैं, टेढ़े मेढ़े, ऐसे ऐसे ऐसे, वो बनाने हैं आपने। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं शुरू। ठीक है, अब देखते हैं। इसमें देखिए पहला है ड र द ई से बन जाएगा कुछ, ई आ गया ना, फ च ड स्व य ई। दूसरे में ड व स्व म स्ट, तो ये आ गया ईस्ट। एक बन गया आपका ईस्ट, पहला बन गया ईस्ट। ठीक है, दूसरा शब्द क्या बनेगा आपका, ध व स्वा बन जाएगा यहाँ से कुछ, म स्ट र न फी। अब स्वा से दूसरी तीसरी लाइन, तीसरी लाइन में क ख प स ली या, अब स रहेगा ऊपर, तो श्वास ये बन सकता है। आगे तीसरे पे चलते हैं, फे घ गा त प्र, ये मिल जाएगा श्वास प्र, श्वास प्रणाल बन जाएगा। अब ये यहाँ पे आएगा ना प्रणाल ल, तो ये बन गया आपका श्वास प्रणाल। ठीक है, उसके बाद घ पे यहाँ से देखिए दोबारा, अब फे है, यहाँ से फे इस तरफ देखिए, फे के बाद यहाँ पे क्या है फ, फे फ और रे, सीधी लाइन में जाएंगे तो फेंफड़े, बन गया फेंफड़े। उसके बाद इसके वी पे लास्ट में मी छ भे ती से तिल चट्टा बनता है, तो उसकी लाइन सीधी देखिए ऊपर को, तिल चट्टा, ये बन गया तिल चट्टा। तो इस तरह से ये आपके 5 शब्द बनेंगे। ठीक है, हाँ एक रहेगा रंध्र, इसका रंध्र बनता है। इस प्रकार ये 5 शब्द बनते हैं इस पहली से। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न तरफ, प्रश्न नंबर 9। हाँ, प्रश्न नंबर जो आपका मैंने 8 बताया, इसको आसानी के लिए आपको 1 नंबर कीटों की वायु नलिका, तो कीटों की वायु नलिका जो है मैंने आपको बता दी क्या थी। कीटों की 1 नंबर बनाइए, कीटों की वायु नलिका क्या होती है, श्वास प्रणाल। तो इस तरह से बनेगी आपकी, यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, आपको आसानी के लिए नीचे थोड़ी सी हेल्प दी हुई है, यहाँ से देख के आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि, जब पर्वत पर चढ़ने वाले लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं पर्वतारोही। वो जब जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर जाते हैं। क्यों? नंबर 1, 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं मिलती है, ये गलत है। वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल की मात्रा से कम होती है, बिल्कुल ये सही है। वहाँ पे जो मात्रा होती है उपलब्ध, वो जो जमीन पे मात्रा होती है उससे कम होती है। ग, वहाँ वायु का भूतल ताप अधिक होता है, ये भी गलत है। पर्वत वायु दाब भूतल की अपेक्षा कम होता है, ये भी गलत है। तो इसका उत्तर होगा ख, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल से कम होती है। तो इस प्रकार जो है बच्चों, हमने पाठ 10 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी कर लिए और सब आपने नोट किए होंगे। इस प्रकार मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे। आपने अगर ये नोट करने हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखेंगे। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न उत्तर को कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये चैप्टर आपको पूरी तरह समझ आया होगा। इसी के साथ चैप्टर 10 भी आपका ख़त्म होता है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय।